बसने वाले BBC एशिया के तमाम नाजरीन को डॉक्टर MH बाबर का सलाम अर्ज़। प्रोग्राम अदब खजीने के साथ आज जिस शख्सियत से अपने नाजरीन को मिलवाना चाहता हूँ वो पेशे के लिहाज से एक मौलम है, प्रोफेसर हैं, साइंस पढ़ाते हैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड लाहौर पर, और ये शायर भी हैं, कालम नवीस भी हैं और अफसाना निगार। मेरा ख्याल है कि अदब की कोई ऐसी सिंफ नहीं होगी जिसमें इस शख्सियत ने ना लिखा हो। तो आज अपने नाजरीन को जिस शख्सियत से मिलवाने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एक मौलम से मिलना यही होता है कि जैसे बंदा मंबा तालीम से मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद सगीर, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ BBC एशिया का और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें मुंतखब किया इस नशिस्त के लिए। जहाँ तक आपके सवाल के ताल्लुक़ है, मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सादिकाबाद से, और मेरा जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है, मेरा जो आबाई गांव है वो भी वहीं है सादिकाबाद में। फिर मैंने FSC किया ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार खान से, और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। वहाँ पर मुझे बहुत बाबरकत असातिज़ा कराम से पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, जिनमें ख़ास तौर पे रशीद अहमद अनवी साहब हैं, शुएब अतीक़ खान साहब और भी बहुत सारे असातिज़ा। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc किया और MA हिस्ट्री किया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई बतौर लेक्चरर इन ज़ूलॉजी, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर भी सिलेक्ट हो गया। दो इकट्ठी हो गई? हाँ जी, दोनों इकट्ठे हो गए। तो मुझे टाइम दिया गया था 15 दिन का। तो मेरे असातिज़ा कराम ने मुझे कहा कि आप एजुकेशन में आएंगे जी। तो मैंने ज्वाइन किया। मैं आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मेरिट में चौथे नंबर पे था पूरे पंजाब में। वाह, ज़बरदस्त। जब उन्होंने मेरे से सेक्रेटेरिएट से जब मेरे से ऑप्शंस मांगी कि भाई आप 3 ऑप्शंस दें, कहाँ का आप जाना चाहते हैं, वो ऑप्शंस मांगते हैं। तो मैंने पहली ऑप्शन में भी सादकावाल लिखा, मैंने दूसरी में भी सादकावाल लिखा और तीसरी में भी सादकावाल लिखा। क्या बात, क्या तो बात। वो हैरान हो रहे थे कि ये बंदा जो है ये चौथे मेरिट पे है। लोग जो है लाहौर में, ये बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, तो ये वापस जाना चाहता है। बार बार अपने घर की बात करते। हाँ जी। तो मेरे से उन्होंने जब पूछा तो कहते जेंटलमैन क्या मसला है, आप सादकावाल वापस क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि एक तो ये कि मेरा अपना गांव है वो, और कहते हैं और कि मैं क्या और उत्ते मेरी मज्जी रांदियन उत्ते क्या मेरी बहन से वहाँ पे थी, मेरी मज्जी रांदियन। हाँ जी। तो मैं फिर वहाँ पर मेरी जो है अपॉइंटमेंट हो गई सादिकाबाद में, वहाँ पढ़ाता रहा। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि एक शेरी नशिस्त थी वहाँ पर, वहाँ मुझे बुलाया गया था, कहाँ, मुल्तान। नवाए वक्त उन्होंने करवाई थी, उसमें जो सदारत थी वो थी इफ्तिखार आरिफ साहब की। अच्छा, वो शेरी नशिस्त ख़त्म हुई तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ वो मुझे आके ले गए निश्तर मेडिकल कॉलेज में। मेरे स्टूडेंट जो FSC करके मेरे पास आए हुए थे वो मुझे ले गए। उनके तवज्जुह से मैं चला गया वहाँ यूं ही घूमने फिरने के लिए BZU जी। वहाँ गए हैं तो वहाँ पर एक मेरे सुपर सीनियर थे, वो वहाँ बैठे हुए थे। इस वक्त वो वाइस चांसलर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। अच्छा। उन्होंने मशवरा दिया कि आप टेस्ट दें इसका MPhil का। वो टेस्ट दिया तो मुझे तो डर था पता नहीं पास भी होता हूँ कि नहीं, तो वो हुआ ये कि मैं टॉप कर गया। क्या बात, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वहाँ टॉप करता है जो पहला रोल नंबर जो होता है उसको स्कॉलरशिप मिलता है ना MPhil में। अभी मेरा वो स्कॉलरशिप चल रहा था तो वहाँ पर मैंने HEC का एक स्कॉलरशिप आया PhD का, मैंने वो दिया, वो भी हो गया। तो स्कॉलरशिप दर स्कॉलरशिप। हाँ जी, अच्छा। हाँ, बस अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। तो वो मैंने फिर MPhil कंप्लीट किया, डिस्टिंक्शन थी मेरी उसमें भी, और फिर मेरा PhD में एडमिशन हो गया साथ ही, और अब माशाल्लाह PhD भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ
जो इंटरव्यू हुआ, तो उस वक्त भी मेरा आधा इंटरव्यू जो है वो शेर व शायरी के बारे में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको शेर का फ़ायदा होता है? तो मैंने वहाँ पर एक बैठे हुए थे, इंटरव्यू कमेटी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जो है ना वो खलील जबरान, वो कहते हैं कि साइंस विदाउट लिटरेचर इज बैरन, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस जेंटलमैन। तो मैं बूस्ट अप हो गया, मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा। क्या मैं भी शाबाश देता हूँ कि ये शायरी भी करते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि क्या आपको ये शेर फ़ायदा देता है पढ़ाते हुए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देता है। मैंने कहा जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि एक सबस्ट्रेट जो है दूसरे सबस्ट्रेट को के साथ मिलता है तो उनको एंजाइम मिलाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। तो मैंने इंडिया के एक शायर का उनको शेर सुनाया कि मैं स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन जब पढ़ाता हूँ तो मैंने कहा कि बच्चों से कहता हूँ मैं कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या बात है, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो इस तरह से मैंने उन्हें बताया कि मुझे जो शेर है वो क्लास में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या बच्चों को जहन नशीन करवाने के लिए मुझे इससे फ़ायदा होता है। अमूमन तासुर ये है कि जितने शायर लोग हैं ये भूखे होते हैं या ये फुटपाथों पे होते हैं या बेचारे किसी किराए के मकान में होते हैं और मालिक मकान उसे कहता है कि मैंने तेरी गज़लें नहीं सुननी, मैंने किराया लेना। शायद इसी वजह से उस्ताद मोहतरम ने पूछा होगा कि शायरी आपको कुछ फ़ायदा देती है। देखिए ऐसा है कि एक तो ये कहूँगा कि वो ज़माना लद गया, वो ज़माना ख़त्म हो गया जब लोग दरबारी शायर हुआ करते थे। देखिए अल्लामा इकबाल के दौर में जो है अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, ठीक है, वो पहले लेक्चरर थे फिर प्रोफेसर हुए। इसी तरह से बहुत सारे शायर मैं मिसालें पेश कर सकता हूँ कि जो वेल ऑफ थे, ठीक है। सो ये अब ज़रूरी नहीं है कि शायर जो है वो उसके लिए शायर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब हो, फुटपाथों पे हो। शायर के लिए मैं कहता हूँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे लोग आमतौर पर मशहूर है कि जी वो शराब पीते हैं और जो फलां फलां, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। शायर ज़रूरी ये भी नहीं है कि शायर अपनी वारदात बयान कर रहा हो शेर में जी, वो माशरे का अक्कास होता है, वो किसी और की वारदात भी शेर में ढाल सकता है, नाश में ढाल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अब तासुर जो है वो ज़ाहिर हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अल्लाह का दिया हुआ मुझे सब कुछ है। अब मैं अगर गरीब के लिए लिखता हूँ तो वो गरीब की अक्कासी कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो मेरे ख्याल में अब दुरुस्त नहीं है जो कही जाती है। अच्छा बहसियत उस्ताद जी, आप जब पढ़ा रहे होते, पिछले दिनों मेरी आप ही के कॉलेज से हैं डॉक्टर जवाद जाफरी, उनसे एक बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यार क्लासरूम में सवाल मर गया है। कभी जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस्ताद पे सवालात की बौछार होती थी। अगर 50 मिनट का पीरियड है तो आखिरी 10 मिनट होते थे सवालात के लिए जी। अब जब बच्चों से कहता हूँ कोई सवाल तो सवाल नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं कब्रिस्तान मियानी साहब में खड़ा जो है ना वो लेक्चर दे रहा होता हूँ। और 2-3 दफ़ा ज़िंदगी में ख्याल आया कि मैं ये प्रोफेसरशिप छोड़ दूँ और कोई और काम करूँ, क्योंकि जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद नहीं। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है या ऐसा है? देखिए ऐसा होता है कि आपको ना मुहर्रिक बनना पड़ता है जी। बस मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि आप जो सवाल करेंगे उससे मुझे गुस्सा आएगा या आप जो सवाल करेंगे वो मुझे सवाल गलत लगेगा तो आप वो गलत सवाल करें। मैं उस गलत सवाल को पहले सही सवाल बनाऊंगा। जब आप अग्री करेंगे कि आपका मतमा नज़र यही था तो मैं उसका जवाब दूंगा जी। तो मेरा जो तजुर्बा है थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इवन मेरी पर्सनैलिटी पे सवाल कर लेते हैं। इवन स्टूडेंट्स से मेरे से यहाँ तक पूछ लेते हैं जो आम नोशन पाई जाती है, मेरे से यहाँ तक कई स्टूडेंट पूछे सर एक सवाल पूछना था। जी पूछें सर। आपको कभी ये जो शायरी आपने शुरू की थी क्या आपको इश्क हुआ था, आपको मोहब्बत हुई? तो मैं उन्हें कहता हूँ मुझे तो अपने बिल्ले से भी मोहब्बत है।
जो 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 मैं जब घर जाता हूँ तो जब तक मैं उसको सर पे हाथ ना फेरूं तो वो मुझे घर नहीं जाने देता। मुझे अपने फूलों से मोहब्बत है। जो आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोई फंक्शन करता हूँ या कोई मेहमान आता है तो मैं उसके आने की याद में मैं एक पौधा लगाता होता हूँ। क्या बात। मुझे उन पौधों से मोहब्बत होती है। मैंने उन पौधों के नाम रखे हुए कि मुझे याद होता है कि फलां दोस्त आया था तो मैंने ये फूल लगाया था। क्या अब मेरे अपने जो घर में पौधे लगे हुए हैं उनसे मुझे मोहब्बत है। तो ये बात करना कि जी ये इश्क विश्क होता है भाई, इश्क आपको ये बहुत बड़ी मंजिल है, ये तो अता है अगर हो जाए तो। वाह। ठीक है। बाकी जो मोहब्बत है आप करते हैं। बात ये हो रही थी, आपने जैसे फरमाया कि आपको पढ़ाते हुए क्या सवाल करते हैं स्टूडेंट, अब भी सवाल करते हैं। हाँ, आपको उसके लिए मुहर्रिक बनना पड़ता है। आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि उनको ये हो कि हम जिससे सवाल कर रहे हैं ये हमारा दोस्त है, वाह। तो वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, आपको सवाल करते हैं। हमारा तो मेरा जो लेक्चर होता है साइंस का लेक्चर होता है, बिलीव मी, और उसमें सवाल अदब पे भी हो रहे होते हैं और सवाल साइंस के भी हो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम हैप्पी कि सवाल ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रोग्राम हो रहा हो, इंटरव्यू हो रहा हो और किसी चैनल पे ब्रेक ना आए तो मैं नहीं समझता कि ये एक सवाल पैदा हो। तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं 2 क्लास में पढ़ता था। मेरी पोजीशन 3rd आई है और मैं 3 क्लास में चला गया हूँ। मुझे पिछली बार मेहरबान फाउंडेशन ने बुक्स दी थी, इस बार भी मुझे बुक्स की ज़रूरत है। बैक नाज़रीन, और डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब हमारे पास मौजूद हैं। इनसे अब जो बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो साइंस पढ़ाते हैं, और कल इनके साथ जो फ़ोन पे मेरी बात हुई कि किसी शख्स ने कहा कि अब एक मरतबा फिर वक्त आएगा कि उम्रें बढ़ेंगी, फिर लोग हज़ार हज़ार साल तक जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने साइंसी नुक्ता नज़र से जो जवाब दिया था, आज अपने नाजरीन के लिए डॉक्टर साहब से वो जवाब लेते हैं कि उम्र बढ़ेगी नहीं बल्कि उम्र कम होगी, और उसकी जो डिफ़ाइन करके बताया था वो कैसे था। जी डॉक्टर साहब, ज़रा मेरे नाजरीन के लिए वो। अच्छा, इस हवाले से ये था कि जो पहले हज़ार हज़ार साल उम्र हुआ करती थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 950 साल थी। इस वजह से और भी उस दौर के जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा उम्रें थी, और उम्र जो है वो कम हो रही है बतदरीज। ठीक है। इसके जो रीज़न है वो ये है कि जो डीएनए है वो मैं अक्सर कहता होता हूँ, अदबी ज़ुबान में कहता हूँ, थक रहा है ना। डीएनए थक रहा है। डीएनए थक रहा है। वाह वाह। ठीक है। अच्छा, और उससे क्या हो रहा है कि उम्र जो है, तबई उम्र जो है वो कम हो रही है, लेकिन जो फंक्शनल उम्र है वो बढ़ रही है। फंक्शनल बढ़ रही है। अब देखिए कि लोग जो हैं जो हज़ार हज़ार साल में भी काम जो नहीं करते थे, वो लोग 40-50 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में वो काम कर जाते हैं। 38 साल की थी एक खातून, और उसने जो है वो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उस पे उसकी क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से एक्सप्लेनेशन की। रोजरलैंड फ्रैंकलिन 38 साल की उम्र में फौत हो गई। 32 साल की उम्र का था अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम 32 साल की उम्र में फौत हो गया था, और उसको तारीख याद रखती है, आधी से ज्यादा दुनिया फतह करके गए। ठीक है जी। अच्छा, अरफा करीम 9 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में उसने जो शोहरत हासिल, उसकी जो रिस्क था शोहरत का, उसको मिल गया। ऐसे। ठीक है। सो जो फंक्शनल उम्र है लोगों की, थोड़ी उम्र में उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा काम करता है, फैसिलिटीज़ हैं, और फंक्शनल उम्र उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़्यादा इजादात कर रहे हैं, दरियाफ्तें कर रहे हैं। लेकिन जो तबई उम्र है वो कम हो रही है। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये लफ्ज़ डीएनए, कुछ लोग मेरी तरह कम पढ़े लिखे भी होते हैं, वो कहते हैं ना फलां का डीएनए टेस्ट करा लो, फलां का डीएनए करा लो। तो ये डीएनए है क्या, ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करके ये बता दीजिए। मैं
यूँ बताऊँगा, डीएनए पे मैं बाद में आता हूँ। मैं ये अक्सर क्लासेस में कहता होता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जितना आप पढ़ते हैं, आप पर ये फ़र्ज़ है बतौर इंसान, जी बतौर इंसान आप पे फ़र्ज़ है कि आप ये सोचें कि क्या आप माशरे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, क्या इस स्टडी को अप्लाई कर रहे हैं आप, या सिर्फ नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए? नहीं। मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, आपके पास जो नॉलेज है, जो इल्म है, इसको डिस्बर्स करें, लोगों तक पहुँचाएं। मिसाल के तौर पे, अगर एक एक बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, जी और उसकी शादी हो जाती है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के साथ, जी जी तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको 18 कहते हैं, 18 कहते हैं, जो आम, जिसमें बाद में तवीज, धागे, दम दरुद वगैरह ये सब वगैरह। शुरू हो जाते अच्छा, हैं। अब वो सेकंड जो प्रेगनेंसी होगी उसमें अबॉर्शन हो जाती है उसकी। फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, जी सेकंड प्रेगनेंसी में उसकी अबॉर्शन हो जाती है। उसकी जो रीज़न है वो ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी है। तो भाई, अगर आपको पता है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं हमारे पास, तो आप अपनी अपनी बहन, अपने भाई, अपने ख़ानदान पे इसको अप्लाई करें। अगर किसी बच्ची का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आप इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करें कि इसकी शादी होने से पहले जो जो द वन हु इज गोइंग टू बिकम द ग्रूम, जो उसका दूल्हा बन रहा है, उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाएं। अगर उसका पॉजिटिव है तो उसके साथ शादी ना करें, क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है। इसी तरह से और बहुत सी बीमारी हैं, जैसे जैसे ये हीमोफीलिया है, ठीक है। इसी तरह की जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनका जहन में रखना चाहिए। हीमोफीलिया का टेस्ट होना चाहिए। अगर हीमोफीलिया है किसी को, तो उसके लिए भी कुछ सजेस्ट किया जाता है कि आप किसके साथ शादी करें। अगर कज़न मैरिज होगी तो बच्चे हीमोफिलिक होंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो और हैं, डिजीज़ हैं, मैं अब सारे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, जेनेटिक जो डिजीज़ेज हैं। एक दूसरी चीज़ जो है, ये जो आपने डीएनए का सवाल किया, वो है कि डीएनए क्या है। ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो है ना, ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारे हर सेल के अंदर मौजूद होता है। जी ये मैं पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि मियाँ, ये दरअसल वो केमिकल वो केमिकल इंस्ट्रक्शन है या मैसेज है जो दरअसल ट्रांसफॉर्म हुआ है। फनफखना फीहा मिर रूहना, फनफखना फीहा मिर रूहना को ट्रांसफॉर्म किया गया केमिकल मैसेज की शक्ल में। हमें हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फनफखना फीहा मिर रूहना, हमने अपनी उसमें रूह फूंकी। अब वो जो रूह का जो मैसेज था वो डीएनए की शक्ल में हमारे अंदर मौजूद है। इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। ये मैनुअल है हमारी बॉडी का, जी जी हमारे हर सेल का मैनुअल है। शाह हुसैन ने कहा था कि अंदर तू तो बाहर तू तो रूम रूम विच तू, मैं ना ही वो कहते कहे हैं हुसैन फकीर न माना मैं ना ही सब तू। वो रूम से जो मुराद है, उनको तो पता नहीं था, उन्होंने कुछ सेल नहीं पढ़ा था, बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी। रूम से मुराद क्या है? आपका हर खुलिया, आपका हर सेल, क्या कहने उसके अंदर डीएनए का मैसेज मौजूद है। और वो डीएनए का जो मैसेज है वो ट्रांसलेट होता है और अपने वक्त पे होता है। हकीम, अल्लाह ताला हकीम है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़, कुरान पाक में फरमाया कि हमने हर चीज़ मौजू पैदा की है। मौजू का मतलब ये है, देखें, बच्चा पैदा उसके दांत हो तो बच्चा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। बच्चा पैदा उसकी दाढ़ी हो, मूछें हो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बच्चा जो है वो पैदा होता है, उसके दांत नहीं होते, उसकी दाढ़ी नहीं होती, उसकी मूछें नहीं होती। फिर डीएनए खुलता है, उसके 2 दांत आते हैं, फिर दूध के दांत आते हैं, वो गिर जाते हैं, परमानेंट दांत आते हैं। ये सारा कुछ डीएनए के मुताबिक हो रहा होता है। और मैं आपको बताऊं कि डीएनए का कुछ हिस्सा है जो नहीं खुलता। डीएनए का एक हिस्सा है जो नहीं खुलता। वो कब खुलेगा? वो तब खुलेगा जब मालिक चाहेगा। वो जिस वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उनके अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून,
अब समझ में नहीं आता है लोगों को कि जुबान को बंद कर दिया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनकी जुबान को बंद कर दिया जाएगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और हम उनके हाथों से सवाल करेंगे और उनके जो पाँव हैं उनसे उनकी गवाही लेंगे। वाह भाई किस तरह से ये गवाही देंगे, ये हाथ कैसे बोलेंगे? ये तब बोलेंगे जब वो डीएनए उनको इंस्ट्रक्शन देगा, जब वो तब वो वाला डीएनए तब खुलेगा। वाह वाह। तो मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि ये डीएनए जो है ये एक अल्लाह सुब्हानहू ताला का मुजज़ा है, ये ऐसा मालिकुल है। मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को कहता हूँ कि इसकी तरह शक्ल को देखें, मैं उनको बना के देता हूँ, ये डीएनए इस तरह का मालिकुल है, वे भी मालिकुल है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो मालिकुल है ये दरअसल ये एक शक्ल है, ये एक खयोला है। हाँ, तो वो बच्चे खुश होते हैं, उनको याद हो जाता है। तो ये एक मुजज़ा है अल्लाह ताला का जो हमारे हर एक सेल के अंदर मौजूद है। बहुत खुशी हुई और बहुत ऐसी चीज़ सामने आई मेरे नाज़रीन के भी और मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं हैं कि ये जो ऐसी चीज़ें जो खालिक ने सिर्फ अपने हिसार में रखी हुई हैं, अपने कब्जे में रखी हुई हैं, और जूं जूं वो चाहता है तूं तूं वो खुलती हैं। और यहाँ इशारा हो रहा है एक ब्रेक का फिर से, तो लेते हैं एक ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये आपको जो जगह नज़र आ रही है, इस जगह पे लोगों के घर थे जो कि इस पानी की वजह से पानी के साथ ही बह गए हैं, और अब इस जगह पे सिर्फ इनके पास ये पत्थर हैं और ये बेसरो सामान यहाँ पे अपनी ये ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं। तो अभी ये रास्ते देखें, रास्तों के जो हालात हैं, अब इन रास्तों में से गुजर के इस जगह पे आए हैं लोगों की हेल्प के लिए। ये आप लोग रास्ता देख सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब से डीएनए के बारे में। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि कहीं कोई ऐसा हादसा या ऐसा वकूआ या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि मरने वाले का जो शनाख्त होती है, वो कहते हैं कि डीएनए का सैंपल ले लिया गया, वो किस तरह शनाख्त होती है कि इसका खानवादा कौन सा है, ये किसका बेटा है, कहाँ से है, ज़रा इसको थोड़ा सा काइंडली ज़रा कर दें। देखिए, आपका जिस वक्त आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो उस वक्त आपके ली जाती है आपका भाई कौन है, सारा फैमिली का नाम दर्ज होते हैं। अच्छा, अब जिस वक्त और आपसे वो थंब इम्प्रेशन भी लिए जाते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप भी लिखा जाता है। नहीं, मोस्टली नहीं लिखा जाता, अब शनाख्ती कार्ड पे नहीं है। हाँ, अगर ना भी लिखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसको मैंने ये हाथ लगाया ना, जी जी, ये हाथ लगाया तो इसके साथ मेरा डीएनए आ गया है। आपने एक सिप लिया है किसी कप से, उसके साथ आपका डीएनए आ गया है जी। जो एपिथेलियल टिश्यू है इससे भी डीएनए आ जाता है। आपके जो बाल हैं जी, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन प्रोटीन्स को वापस ये प्रोटीन बनते हैं आरएनए से, जी जी, और आरएनए बनता है डीएनए से। तो ये वापस ले जाके उस प्रोसेस से डीएनए को डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा इसका डीएनए क्या होगा। अब डीएनए जो है वो बोलता हुआ मॉलिक्यूल है, वो बता देता है कि ये डीएनए
जब हम उसको गुजारते हैं, PCR करवाते हैं उसका, तो वो DNA बता देता है कि ये किस फैमिली के साथ है। ये इसका तरीकाकार होता है, यानी वहाँ तक वो सारा चला वहाँ जाता पहुँच है। जाता डॉक्टर साहब बतौर माहिर तालीम, आप क्योंकि साइंस भी पढ़ा रहे हैं, अदब से भी लगाव है, जी। तो पूछना ये चाहूँगा कि आजकल जो निसाब है और बिलखसूस MA इंग्लिश का जो निसाब आ रहा है, MA इंग्लिश का मतलब ये है कि आपने किसी ज़ुबान पर अबूर हासिल करना है, मास्टर करना है किसी ज़ुबान पर। जैसे MA उर्दू कर रहा है, कोई MA हिस्ट्री कर रहा है, MA पर्शियन कर रहा है, तो क्या उसमें वो रोमांटिक पढ़ाना ज़रूरी है, या कि उसमें हम अपने मशाहिर के किस्से या अपनी कल्चर को उसमें शामिल करके उस ज़ुबान पे अबूर हासिल कर सकते थे? मैं अपनी बात करता हूँ कि बेटी MA इंग्लिश कर रही थी, वो मुझसे नहीं पढ़ सकती, वो भाई से नहीं पढ़ सकती, कुछ ऐसी झिझक उसमें आती है। तो क्या निसाब के मुरत्तबीन ये देखते हैं, या हम वही अंग्रेज़ वाला लेके चलते रहेंगे कि हम MA अंग्रेज़ी करें तो अंग्रेज़ वाला ही करें? बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि जिस वक्त यहाँ बर सग़ीर में एजुकेशन का शिफ्ट आया, तो जो पढ़ा लिखा था वो एक ही ऑर्डर से, अंग्रेज़ के एक ऑर्डर से, जो उस वक्त का स्कॉलर था वो जाहिल हो गया। वाह वाह वाह। जो बहुत पर्शियन का माहिर था वो उस वक्त स्कॉलर था। जब लैंग्वेज यहाँ की सरकारी लैंग्वेज अंग्रेज़ी हुई तो वो जाहिल हो गया। तो ये एक बदकिस्मती यहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, अब क्योंकि मफतूर थे और हम यहाँ के जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे मफतूर थे, हिंदुस्तान के लोग, बिला मुबालगा, तो उनको उनकी ज़ुबान पढ़नी पड़ी। आपको पता है कि जो फाते होता है, सिक्का उसका चलता है, ज़ुबान भी उसी की चलती है। तो ज़ुबान अपनाना पड़ी यहाँ के लोगों को, बरसगीर के लोगों को अपनाना पड़ी जो अंग्रेज़ की ज़ुबान है। आमतौर पे कहा जाता है कि जी जापानीज़ जो हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है, तो भैया जापानीज़ किसी के अंडर भी तो नहीं रहे ना। चाइनीज़ ने अपनी ज़ुबान में तरक्की की, तो चाइनीज़ जो है वो किसी के अंडर भी तो नहीं रहे ना। आप महकूम हो गए, तो जो महकूम होता है वो हाकिम की ज़ुबान बहरहाल उसको पढ़ना पड़ती है। एक अच्छा, दूसरी बात ये कि नहीं, यहाँ कता कलामी माफ, आज़ादी के बाद स्कॉलर लोग मौजूद थे जी वो जब अंग्रेजी का निसाब मुरत्तब कर रहे थे, जी तो उन्होंने अपने नावल्स, अपनी स्टोरीज या अपने वसेब की कोई चीज़ें जी अंग्रेजी में कन्वर्ट करके निसाब मुरत्तब क्यों नहीं किया? फिर क्यों हम सारा रोमांस पढ़ा रहे हैं बच्चियों को? और मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, जो A लेवल में जो पढ़ाया जाता है, वो कि मैं समझता हूँ कि A लेवल की साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लैंग्वेज का सिलेबस है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें जो यहाँ पर मैं इंटरव्यू में बता नहीं सकता हूँ, जिक्र नहीं कर सकता हूँ। मैं यूँ था कि हम इस मामले में एक हमें कमी कोताही रह गई जो मुरत्तबीन थे सिलेबस के। चाहिए ये था कि आप लैंग्वेज सिखाएं, लेकिन अपने माशरे को, अपनी तहजीब को भी उसमें रंग छलकना चाहिए था। जबकि हम ये करते हैं कि हम उन्हीं के ही जज्बात भी, हमें चाहिए था कि उनके ज़ुबान पढ़ाएं लेकिन जज्बात अपने शामिल करें। यही सवाल भी यही था, तहजीब अपने शामिल करते हैं। हम इस चीज़ में हम पीछे रह गए। ये यूं कहिए कि अब सिलेबस जो अब मुरत्तब हो रहा है दोबारा, FSC की बात मैं कर रहा हूँ, मैं मास्टर डिग्री के लेवल के तक जो लोग हैं वो तो जाहिर है कि जो इंग्लिश के लोग हैं वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो जनरली मैं जानता हूँ वो मैंने पहले अर्ज कर दिया। FSC का जो सिलेबस अब आ रहा है उसका मैं मेंबर हूँ, जो सिलेबस मुरत्तब कर रही है जो कमेटी उसका। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो तोता ना बनाया जाए। स्टूडेंट को सवाल ऐसे दिए जाएं जिसमें उसकी सोच भी सामने आए। ऐसे तो ये हमारा इस दफ़ा कोशिश होगी, अल्लाह करे हम कामयाब हों। जी डॉक्टर साहब, साइंस पे बात हो गई, क्योंकि आप उर्दू शायरी करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में खारिश की किस्में भी लिख देते हैं, वो तो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये उर्दू जिसे हम कौमी ज़ुबान कहते हैं, जी, पहली बात तो ये है कि हम कौम ही नहीं बने। 71-72 सालों में हम हजूम की शक्ल में, ठीक है,
कौमी ज़ुबान का निफाज आज तक नहीं हो सका, इसमें कौन सी ऐसी रुकावट है या क्यों दफ्तरों में ये आवाज़ उठती है कि उर्दू नामंजूर, आखिर वजह क्या है? देखिए, इसका हमारे एक दोस्त हैं, एक दफ़ा एक बात हो रही थी, अच्छे शायर हैं अली सदफ जी। अच्छा, उन्होंने जिक्र किया था इस हवाले से कि ये सोचें कि किसको फ़ायदा होता है जी। उर्दू ना होने का, कौन फ़ायदा उठा रहा है। वाह वाह। उर्दू ना होने का, कौमी ज़ुबान ना होने का फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी उठाती है। अच्छा, जो या इसके साथ रिलेटेड लोग जो हैं वो उठाते हैं, वो ये नहीं चाहते कि अवाम उन्नास को उनके फैसलों का पता चले। तो मुझे उनकी ये बात अली सदफ भाई की बहुत अच्छी लगी थी कि जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, जिनको ये फ़ायदा हो रहा है उर्दू ना होने का, वो ज़ाहिर इसके सामने में रुकावट है। आप आज ये नाफिज कर दें जिस तरह से अंग्रेज़ों ने किया था कि कोई भी किसी भी ऑफिसर के बच्चे बाहर नहीं पढ़ेंगे। जाहिर है, इनके बच्चे अपने तो बाहर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने एक दफ़ा, हमारे पास इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप इनकी सैलरी देखें और इनके बच्चों के इखराजात देखें, ठीक है। ऐसे ही उनके जो इखराजात हैं, जो बाहर जो पढ़ते हैं, वो इनकी सैलरी पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। पर मैं वापस आता हूँ मौजू की तरफ। जो उर्दू का जो निसाब है, इसको बहरहाल वक्त तो लगेगा कि साइंस को भी ट्रांसफॉर्म आपने करना है। साइंस की जो ज़्यादा जो तरक्की हो रही है वेस्ट में हो रही है, और वेस्ट में बहरहाल जो सारी किताबें हैं वो साइंस की, वो सारी की सारी उसमें है, अंग्रेजी में। अब मैं आपको बताऊं, एक होती है पैरेलल तरक्की करनी होती है आपने। आप अगर सिर्फ उर्दू को चाहते हैं कि वो आए, हमारा यहाँ पे ज़रिया तालीम भी हो और दफ्तरी ज़ुबान भी हो, उसके लिए आपको साइंसी तरक्की भी चाहिए। आपको वेबसाइट्स बनानी पड़ेंगी, आपको साइंस में आप बहुत पीछे खड़े, ठीक है ना। तो आप अगर पैरेलल तरक्की करेंगे, हर किस्म की तरक्की होगी। देखिए, एक झुग्गियों वाला है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक झुग्गियों वाला बच्चा है, उसको आप ऐसे करें कि उसको गाड़ी दे दें, गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम साइंस में हम बहुत पीछे, और हम अगर वैसे ही उर्दू को हम निफाज करेंगे तो वो कामयाबी नहीं होगी। माजरत मुझे यही सबसे बड़ी वजह है कि ब्यूरोक्रेसी फायदा उठा रही है, और जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जी, फिर हम कहते हैं कि हम कौम हैं। हाँ, ठीक है, कौम तो यहाँ पे ही हिस्सों में बट गई ना, कुछ उधर निकल गए, वो सुपीरियर लोग हैं, वही असेंबलियों में बैठेंगे, वही बड़ी बड़ी सीटों पे विराजमान होंगे, और हम खादमीन हैं, हम खादमीन में ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो जब तक खादमीन और ये दूसरा डिफरेंस बाकी रहेगा, तब तक मुमकिन नहीं। हमें हैरानी होती है कि जब हम ऑर्डर्स देखते हैं कि उर्दू का आइंदा से दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी, और वो जो ऑर्डर है वो इंग्लिश में लिखा होता है, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो लिहाजा ये अगर हमारी जो दो अमली है, ये दोहरा स्टैंडर्ड हमारा ख़त्म नहीं होता तब तक हमें ये उर्दू के नफास में, ये उर्दू यतीम इसी वजह से है कि हमने उर्दू को अपनाया नहीं है। यही बात, उर्दू को अपने सीने के साथ नहीं लगाया। तो जब ऐसा होगा कि हम चाहेंगे कि उर्दू हमारी पढ़ाने की लैंग्वेज भी हो, और हमारी दफ्तरी ज़ुबान भी हो, हमारी साइंस की ज़ुबान भी हो, तो उर्दू नाफिज हो जाएगी। दरअसल ये कोई ऑर्डर नहीं है जो नाफिज किया जाए, इसको अपनाएंगे तो ये आपका हिस्सा बन जाएगी। वही ना कि इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। हाँ जी। अरे डॉक्टर साहब, आपने शायरी में भी नाम कमाया, आपने आर्टिकल्स भी लिखे अदब के हवाले से, तो अदब को आप गालिब का दौर अपना था, मीर का दौर अपना था, फिर आ गए हैदर अली आतिश आ गए, जोश आ गए, फैज़ आ गए, इकबाल आ गए। मौजूदा दौर में आप जो अदब है उसका
हुलिया क्या देख रहे हैं कि कुछ तरक्की कर रहा है या वो भी तरक्की पजीर है उर्दू की तरह? देखिए, उर्दू सिर्फ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं है। हमसे ज़्यादा उर्दू तो इंडिया में बोली जाती है, कनाडा में बोली जाती है। दुनिया की तीसरी बड़ी जुबान है। हाँ, तीसरी बड़ी जी। ज़ुबान है। हाँ, ये है कि हमारी, अल्लाह करे कि हमारी ये जो कौमी ज़ुबान है, ये सरकारी ज़ुबान भी बन जाए। जहाँ तक इसमें काम का ताल्लुक है, तो मैं मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हूँ। मेरा उर्दू वालों का मैं काम देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि जो नौजवान हैं वो खूब हमसे खूबसूरत शेर कह रहे हैं, नौजवान, और हमसे खूबसूरत नस्र लिख रहे हैं। और जापान में इतनी अच्छा उर्दू पे काम हो रहा है। उर्दू का मुझे मुस्तकबिल कभी तारीख नज़र नहीं आया। हाँ, उर्दू बोलने वाले जो हैं वो, उनका बाज़ दफ़ा वो गार में बैठे हैं। हाँ, वो अभी गार गार में में बैठे बैठे हुए हैं। तो उर्दू ताक़यामत रहेगी और इसमें काम भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊं कि उर्दू में नए अल्फाज भी आ रहे हैं। अच्छा, असल तरक्की भी यही होती है हाँ। कि किसी जुबान के अल्फाज तराशे जाएं। हाँ जी, नए वो अल्फाज, नई तराकीब आ रही हैं, नए अल्फाज आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं उसमें। तो जिस तरह से हर लैंग्वेज में तरक्की होती है, एवोल्यूशन आती है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में वो आपको याद होगा कि वो एक शख्स ने जो है वो गाड़ियाँ तोड़ी थी, तो उसका वो गुल्लू बाट, तो गुल्लूइज्म हाँ, इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो गया हुआ है। इसी तरह से उर्दू के भी कई अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों से जो है वो शामिल हो गए हैं, उर्दू लुगत में शामिल हो गए हैं। तो उर्दू की ये नहीं कहा जा सकता कि उर्दू स्टैग्नेंट हो गई, उर्दू रुक गई है, ऐसा नहीं है। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, चंद एक मुख्तसर सवाल और उसके बाद आपका कलाम सुनेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। पसंदीदा तरीन नावल निगार, किसी एक या दो? ये आपका मुश्किल सवाल है। मैं आप खलीलुर रहमान कमर कह दें, कोई बात नहीं। इस वक्त मैं उसी का ही नाम लेना था मैंने मेरे पास, क्योंकि हाँ, तो मुझे मुख्तलिफ, मैंने जो है वो लोग हैं जो मुझे पसंद हैं। तो ये पसंदीदा तरीन एक का मैं नाम लूँगा तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मुझे बानो कुत्ते पसंद हैं, मुझे अशफाक अहमद पसंद है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में खलीलुर रहमान कमर जो है वो, लेकिन उनको तो बड़ी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा ना, कि ये जो उन्होंने लिख दिया और उसमें बहुत कुछ हुआ भी, ठीक है। वो खुद बानो कुत्सी और अशफाक अहमद साहब को नहीं मानते, खलीलुर रहमान कमर साहब, ठीक है। अगली बात, इंतजार हुसैन साहब को आप कहाँ देखते हैं? देखिए वो बहुत बड़ा नाम है, और अब उनकी बरसी भी थी। तो इंतजार हुसैन, मैं ये कहता हूँ कि उनका इतना बड़ा कद है कि जिसको अगर हम नापना चाहें तो हमारी तो शायद हमारी तो ये इस्तिताअत भी नहीं है। वो इतना बड़ा नाम है, काबिल कद, हमारा सरमाया है अफसाने का। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नज़म के हवाले से जिस तरह है कि अमजद इस्लाम अमजद, मजीद अमजद का बड़ा नाम सामने आते हैं, गज़ल के हवाले से मौजूदा दौर में असरे हाजिर का गज़ल गो शायर कोई एक जो बड़ा पसंद हो आपको? देखिए, आप इतना मुश्किल सवाल कर रहे हैं। मुझे गज़ल में देखें, मुझे मोहसिन नकवी पसंद है, मुझे अहमद फराज पसंद है, मुझे अमजद सामजद पसंद है। लेकिन यूं कहना कि अगर किसी का नाम ले रहा हूँ कि फ़लाँ पसंद है और फ़लाँ पसंद, तो इसका मतलब ये कि दूसरे पसंद नहीं। गज़ल किसी की भी अच्छी हो सकती है। इस मौजूदा दौर में हमारे रहीम यार खान का नौजवान शायर है एक, वो हमें बहुत पसंद है। दानिश नकवी मुझे बहुत पसंद है। अभी हाँ, मुझे नदीम शेख पसंद है, ठीक है। तो यूं है कि इस दौर में देखें, वाजिद अमीर है, अच्छा लिखते, ठीक अच्छा है। लिखते। बाकी अहमदपुरी हैं, ठीक है। और क्या नाम है, जाहिद आफाक साहब हैं, वो कोयटा वाले, सईद आसिम हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं।
जो लिए जा सकते हैं इस दौर में ना, तो ये कहना कि कोई एक नाम, इस अब्बास ताबिश, क्या बात है, नदीम बाबा, सुभान अल्लाह, तो एक नाम कोई नहीं लिया जा सकता ना। आपने माशाल्लाह लिस्ट गिनवा दी यार। अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर सगीर अहमद सगीर तो कैसा लगेगा? देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन से किसी ने सवाल किया, किसी एंकर ने सवाल किया कि इस वक्त भारत वर्षा में सबसे महान कलाकार कौन है? तो वो कहना कि भाई मैं हूँ। अगर आप मुझसे कहते कोई एक नाम लें, कि तो आप अगर मेरे से ये पूछते कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो फिर मैं यही कहता कि मैं सगीर अहमद सगीर को फॉलो करता हूँ। वाह वाह, यही बात करने जा रहा था। वो कहता कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हैं महान कलाकार तो दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या ख्याल है? तो अमिताभ कहने लगे कि आपने कलाकार का पूछा है, भगवान का नहीं। ओह सुभान अल्लाह, क्या कहने। एक दफा इंटरव्यू मेरा हो रहा था, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आप सादिकाबाद रहीम खान के रहने वाले हैं, तो वहाँ की कोई अहम चीज़ों के नाम बताएं। मैंने कहा जी अहम चीज़ें वहाँ की 3 हैं मेरे जहन में। उन्होंने कहा कौन कौन सी? मैंने कहा एक तो रोही, हमें मालूम है रोही के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, कभी वर्दी नहीं होती, कभी बस्ता नहीं होता। क्या मैंने कहा एक तो मुझे रोही से प्यार है और रोही मुझे पसंद है। कहते दूसरी, मैंने कहा दूसरी भूंक वाली मस्जिद मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत मशहूर भी है और बहुत प्यारी है, बहुत मशहूर है। तीसरी कौन सी चीज़ है जो आप? मैंने कहा सगीर अहमद सगीर। अच्छा, तो सगीर अहमद सगीर जिन्हें मालिक ने नाम से हट के नाम सगीर यानी छोटा और मुकाम बढ़ा दिया, ये अता है खालिक की। तो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के इस हिस्से में आके हम डॉक्टर सगीर अहमद सगीर की कुछ तसानीफ से वाकफियत हासिल करें और कुछ उनके कलाम से मुस्तफीज हों, अगर आप खुश दिली से। मैं अपने आप को एक शाहकार समझता हूँ अल्लाह ताला का। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं। आप भी शाहकार हैं। मैं स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि वो जिसने कहा है कि तुम चीज़ क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है, उसको ये पता ही शायद नहीं था कि वो क्या कह रहा है। दरअसल हमें अभी तक मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला हमें बनाने के बाद खुश हुआ। हम शाहकार हैं और हम पे आके एवोल्यूशन रुक गई। अल्लाह ताला को ये वाला शाहकार पसंद आ गया। बेशक। तो मुझे अपने होने पे बहुत फख्र है। मुझे अपना होना, अल्लाह ताला को मैं पसंद था तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ना। तो एक तो ये बात जो आपने सवाल किया था। दूसरा एक तसानीफ के बारे में, जो तसानीफ के हवाले से ये है कि मैं पहले मैं जंग में और नवा वक्त में लिखता होता था कालम, और फिर मेरा ये कालम निगारी जो है वो मेरी पीएचडी को प्यारी हो गई। अच्छा, उसमें मैं बिजी हो गया। 2005 में वो भी पीएचडी एमफिल स्टार्ट होने से पहले की मेरी किताब आई थी जिसका नाम है भुला न देना, उर्दू शेरी मजमुआ है। अब मेरी एक मुसव्वदा तैयार है दूसरी किताब का, शेरी मजमुए का, और एक जो है मेरे इंशाइया के जो मुसव्वदा है वो भी तैयार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा मदरसा शो पे। अच्छा, अब तक कुछ याद हो धुंधला के कितने कौन से एजाज़ात से मालिक ने आपको नवाज दिया? अल्लाह का करम है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो डिस्टिंक्शन थी मेरी उसमें एमफिल में, और एक इससे अगर पीछे जाएं तो मैट्रिक में मेरी डिस्टिंक्शन थी, और एक अभी जो है मैंने आपको बताया कि मुझे एक एजाज़ मिला था रहीम खान से बतौर शायर, बतौर उस्ताद एक मिला था एजाज़, और बाकी कोई ज़्यादा मेरा इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है कि मैं कोई बड़ी शख्सियत हूँ। मैं एक आम सा इंसान हूँ और इसी पे खुश हूँ। तो अब अगर अपना कुछ नमूना कलाम पेश कर दें BBC एशिया के नाजरीन के लिए, तो वो भी मुस्तफीज़ हों आपके कलाम से। जी मैं और एंड पे तो वो पंजाबी में मैं सुनूंगा ही कि कोई गल है। जी मैं तो पहले कुछ उर्दू का और उसके बाद
जी मैं हासिल करता हूँ। मेरा एक शेर है जो जिसने ज़्यादा सफ़र किया, जो लोग ज़्यादा लोगों को आता है लेकिन वो जानते नहीं किसका है, वो है मेरी किताब का हिस्सा है, वो लानत नाम मेरी किताब जो शेरी मजमूआ जिसका मैंने जिक्र भी किया। इस इश्क के रास्ते की बस दो ही मनाजिल हैं, इस इश्क के रास्ते की बस दो ही मनाजिल हैं, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। क्या कहने, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। वाह वाह। ये एक एक्चुअली एक आयत का तर्जुमा है। और दो शेर और देखिएगा कि जो ज़माने में मोहब्बत का भरम है हम हैं, जो ज़माने में मोहब्बत का भरम है हम हैं, वो जो अब भी तेरे मायार से कम है हम हैं, जो ज़माने में मोहब्बत का भरम है हम हैं, वो जो अब भी तेरे मायार से कम है हम हैं। तूने क्या सोच के समझा है अकेला खुद को, तूने क्या सोच के समझा है अकेला खुद को, बारहा तुझको बताया भी कि हम हैं हम हैं। वाह वाह वाह। और दो एक शेर और सुनाता हूँ कि कभी सोचा न ही समझा न समझदारी की, कभी सोचा न ही समझा न समझदारी की, मैंने हर बार मोहब्बत की तरफदारी की। क्या कहने, मैंने हर बार मोहब्बत की तरफदारी की, और तब कहीं जाके मोहब्बत की समझ आई है, तब कहीं जाके मोहब्बत की समझ आई है, जब परिंदों ने दरख्तों की अज़ादारी की। वाह वाह। तब कहीं जाके मोहब्बत की समझ आई है, जब परिंदों ने दरख्तों की अज़ादारी की। जाने किस पेड़ पे आके वो कभी नाम लिखे, जाने किस पेड़ पे आके वो कभी नाम लिखे, हमने ये सोच के हर साल शजरकारी की। क्या कहने, हमने ये सोच के हर साल शजरकारी की, और एक सहराई कबीले से ताल्लुक है सगीर, एक सहराई कबीले से ताल्लुक है सगीर, मुझको आती थी वफा मैंने वफादारी की। क्या बात है, क्या बात है। और अब अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, BBC के नाजरीन को पूरी दुनिया में ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी सुनने वाले, पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं, इस गज़ल का ख़ास मज़ा लेंगे। और डॉक्टर साहब से कहूँगा कि इंटरव्यू से हट के जिस लहजे में, जिस मखसूस लहजे में वो सुनाया करते हैं, उसी लहजे में BBC के नाज़रीन के लिए हो। जी मैं हाजिर करता हूँ कि साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, तेरी गल ए कोई गल है। साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, तेरी गल ए कोई गल है, और साडे सिर ते तेरी सारी भल्लो भल ए कोई गल है। साडे लई न रहन नू थां है, साडे लई न रहन नू थां है, ना कोई रुख है ना कोई छां है, साडे लई न रहन नू थां है, ना कोई रुख है ना कोई छां है, और तेरा हर घर लगदा है जिवें ताज महल है ए कोई गल है। ते तैनू दिल दा मसला दस्या, तैनू दिल दा मसला दस्या, ए भी दस्या मसला तू है। तैनू दिल दा मसला दस्या, ए भी दस्या मसला तू है, तेरे वल्लों कोई तसल्ली ना कोई हल है ए कोई गल है। ते लोकां नाल तू खिड़खिड़ हसे, लोकां नाल तू खिड़खिड़ हसे, खुशी मनावें रसे वसे, लोकां नाल तू खिड़खिड़ हसे, खुशी मनावें रसे वसे, साडा हो के साडे लई बस आज से कल है ए कोई गल है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद सगीर आपका कि आपने आज BBC एशिया को टाइम दिया। और नाज़रीन, आज की जो गुफ्तगू डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब से हुई, उम्मीद है कि BBC एशिया के नाज़रीन इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और इनके कलाम से वो महसूस भी होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।